आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट यशपाल जी के पास आया हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार में रहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि वो उनका मंथली बजट कितना होता है, किस प्रकार रहते हैं और उन्होंने क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। मगर नेहरू विहार और मुखर्जी नगर में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एक नाले का फ़र्क है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम उन्हें परिचित कराते हैं हमारे रूम के बारे में और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहती है, हमारा क्या खर्चा रहता है मंथली, और हम एक किस प्रकार की मनोस्थिति से गुजरते हैं, उस सब के बारे में बताएंगे। गोपाल जी, ये हमारा रूम है और इस रूम में यहाँ अलग अलग बजट के हिसाब से अपने रूम और रसोई का जो होता है सिस्टम, उसके हिसाब से यहाँ पर रूम रेंट पे मिलते हैं। और ये मेरा स्टडी रूम कहो या लिविंग रूम कहो, यही है, और आगे की तरफ रसोई है और लेट बाथ है। और रूम को मैंने इस तरीके से सजाया है कि मुझे अध्ययन के सत्र में कोई परेशानी न हो, और इसमें मैप वगैरह सारी कुछ सुविधाएं हैं। मैप, पोस्टर्स और इंस्पिरेशन जो पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में सारा कुछ है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैप, ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप है, क्योंकि हमारे जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड फिजिकल। इसमें बहुत सारी फिजिकल रिलेटेड बहुत सारी नदियाँ हो सकती हैं, चाहे वो पर्वत हो सकते हैं, पठार, कुछ भी, सारा कुछ नॉलेज। और इसके पास में इंडिया पॉलिटिक, तो इंडिया पॉलिटिकल में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो भाई कुछ इस पर रिलेटेड, जैसे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाए तो कौन सा स्थान कहाँ पड़ता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाए तो कौन सा स्थान कहाँ पड़ता है, कोई रेलवे मार्ग को जोड़ने के लिए कोई भी इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। और इसी तरह वर्ल्ड पॉलिटिकल में यही है, विश्व के कितने महाद्वीप में कौन सा देश है, कौन से अक्षांश पे स्थित है, कौन से देश की कौन सी राजधानी है, किसकी सीमा किसके साथ जुड़ी होती है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और कौन सा इश्यू, इसको हम आईआर के संदर्भ में भी प्रयोग कर सकते हैं, मैप का उपयोग, आईआर जिसको इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। और ये जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटिकल जो संविधान होता है, अपना संविधान, उसके साथ ये जुड़ा होता है। और इसी तरह ये भारत का फिजिकल है, जैसे भारत की नदियां हैं, भारत की सीमाएं हैं, और भारत के पड़ोसी देश, पर्वत, पठार, सारा इससे रिलेटेड नॉलेज। और इसमें सवाल मुख्यतः वही होते हैं जो करंट बेस पे आधारित होते हैं, जो भी उस साल या उसके विगत वर्ष में चर्चा में रहे होते हैं। तो ये तो हो गया मेरा लिविंग रूम कहो या स्टडी रूम। और ये मेरी टेबल है। गर्मियों के दिनों में मैं कुर्सी पे बैठ के, मतलब कुर्सी और टेबल का यूज करता हूँ। सर्दियों में मेरा टेबल यूज में आता है, लेकिन कुर्सी यूज में नहीं आती, क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम भी होता है और थोड़ा ऊष्मा का अनुभव भी जरूरी है। और बाकी मेरे एक खास बात यह है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सिलेबस उसके पास में होना जरूरी, बहुत जरूरी है। तो मैं जो अपना कोई भी कोचिंग या कोई भी संस्थान जो सिलेबस प्रोवाइड करता है उसको पास में रखता हूँ, एनी टाइम पास में रखता हूँ। पेन और ये रजिस्टर भी पास में रखता हूँ, ताकि मेरे को आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हर एक सेगमेंट का अलग आंसर राइटिंग का एक रजिस्टर बनाया हुआ है। और ये मेरी बुक्स है, उसमें एनसीईआरटी से शुरू होकर करंट का भी होता है, और कुछ कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स भी होते हैं, उनके आंसर राइटिंग के भी कुछ सोर्सेज होते हैं, और उन पे आधारित बेस क्वेश्चंस का कुछ संग्रह भी होता है। और ये होते हैं इंस्पिरेशनल जो पर्सनैलिटीज होते हैं, उनके पोस्टर्स हैं, ताकि एक एस्पिरेंट को किन किन मनोस्थिति से गुजरना पड़ता है उसमें ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आर द रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एवरीबॉडीज लाइफ। सो दिस posters makes very inspirational to everybody and every aspirant. सो गोपाल भाई को मैं बताना चाहूँगा, गोपाल भाई हर एक व्यक्ति इंसान को प्रेरणा देता है, क्योंकि उसका एक अलग लाइफ का फंडा होता है, उसने जीवन में क्या क्या अचीव किया होता है, उसके अनुभव व्यक्ति के बहुत काम आते हैं एस्पिरेंट के तौर पर भी। तो हम शुरुआत करते हैं सरदार पटेल से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पटेल साहब भारत के प्रसिद्ध वकील और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो तत्कालीन काफ़ी
चर्चित पार्टी में से एक और पुरानी पार्टियों में से एक रही है, उसके प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। और इनको रियासतों का एकीकरण भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बाद में ये है अगले व्यक्ति जिनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। युवाओं के रोल मॉडल कहें, युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहें, क्रांतिकारी की धारा के प्रमुख व्यक्ति भगत सिंह जी। बहुत कम अल्पायु में इनका जीवन व्यक्तित्व रहा, लेकिन युवाओं और हर एक व्यक्ति पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि युवा यदि अपनी पूरी एनर्जी का उपयोग करे तो कहां तक एक अपनी प्रभावत्मकता छोड़ सकता है। और इनका एक ये डायलॉग है, जिंदगी को तो अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये पंक्ति में काफी एक भाव छुपा होता है कि व्यक्ति को किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए, व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होता है। बाद में ये भारत का संविधान उद्देशिका ये एस्पिरेंट को बहुत ही प्रोत्साहित करती है कि यदि एस्पिरेंट अपने आंसर लेखन में और परीक्षा की तैयारी में यदि भारत की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं, यदि इसका पालन करे तो मेंस में काफी अच्छे नंबर्स मतलब पाए जा सकते हैं। इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो शब्द हैं ये 1978 में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था, जिसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। ओम, जैसा कि हम सब सनातन धर्म से मैं संबंधित हूं, तो ओम का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और ओम से ही सृष्टि का विलीन होता है। तो ओम का बड़ा रोल है, इससे भी मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं। इसमें लिखा है कि आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाएं और मंजिल ऐसी हो जीवन जीना सिखा दें, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो कि याद करने को मजबूर कर दे। कुल मिला के ये एक भाव देता है कि व्यक्ति को अपनी जड़ जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा आशान्वित होना चाहिए। और इसमें संबंधों पर भी काफी प्रकाश डाला गया है और जीवन, संबंध, मंजिल सबकी एक क्या बोले इसको टुकड़ी है। बाद में सत्यमेव जयते जो भारत का आधिकारिक गवर्नमेंट सरकारी आधिकारिक एक वाक्य है, सत्यमेव जयते। इसके बारे में अशोक सारनाथ स्तंभ। और ये विवेकानंद जी जिनको युवाओं का एक रोल मॉडल माना जाता है, बेहद ही चर्चित व्यक्ति रहे इंडिया के, और इनको योगीराज भी कहा जाता है। और ये भी बहुत ही प्रेरणा देते हैं कि जब तक मतलब कभी नहीं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक व्यक्ति को मतलब रुकना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। ऑल पावर इज विद इन यू, कि सारी शक्ति आपके अंदर है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। जिसमें तुम विश्वास करते हो उसको प्रत्येक चीज को तुम प्राप्त कर सकते हो। बाद में ये लाबासना की पिक है कि लाबासना की जो नाइट्स कैसी होती हैं। लाबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी जो मसूरी में है, जहां यूपीएससी जो जिन बंदों का सिलेक्शन करती है उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है, और जहां सभी को फाउंडेशन कोर्स तो करना ही पड़ता है। और लेकिन जो आईएएस का मुख्य जो आईएएस लोग बनते हैं, कलेक्टर जिनको बोलते हैं आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन यहाँ 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स तो हर किसी को करना ही पड़ता है। ये है आचार्य चाणक्य, जिनको कूटनीति का सबसे बड़ा ज्ञाता और कहे तो राजनीति विज्ञान के जनक माना जाता है। आचार्य चाणक्य, इनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा चाणक्य नीति पे चलना चाहिए, ताकि जीवन में जो भी समस्या है उसको आसानी से फेस कर सके और अपनी जो अचीवमेंट है उनको और बढ़ाया जा सके। देयर इज सम self interest behind every friendship, there is no friendship without self interest, this is a bitter truth। चाणक्य कहते हैं कि हर एक दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ छुपा होता है, बिना किसी स्वार्थ के कोई दोस्ती नहीं होती है। और अमेरिका के पूर्व एनएसए हेनरी किसिंजर ने भी इनको चाणक्य को फॉलो किया है, उनका भी ये वाक्य काफी फेमस रहा है। किसिंजर भी यही अपना एक मनोदशा रखते हैं कि हर एक दोस्ती के प्रति या इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी राष्ट्र के खुद के जो हित होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको बड़ा फिजिक्स का सबसे बड़ा ज्ञाता पूरे वर्ल्ड में, इन्होंने E बराबर mc² एक बड़ा एक सूत्र दिया था जो फिजिक्स में बहुत उपयोगी रहा है। इनके कुछ है रूल्स है, 10 रूल्स है कि अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहो, हमेशा वर्तमान में जियो और अपनी उत्सुकताओं को हमेशा बढ़ाओ, अपनी सीमाओं को हमेशा बढ़ाओ। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
और ये है नेल्सन मंडेला, जिनका हम जानते ही हैं कि इनका दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन में बहुत योगदान रहा है। ये बड़े ही अश्वेत आंदोलन के जनक माने जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग को फॉलो करते थे, गांधी को भी फॉलो करते हैं। और बाद में सक्सेस के लिए जो है कि सक्सेस के लिए क्या मायने रखता है, तो एक तो होता है सक्सेस के लिए वर्क करना पड़ता है, फिर उस वर्क में सुधार करना पड़ता है। पहले तो फोकस जरूरी है, किसी भी कार्य के लिए फोकस, फिर उसमें पैशन भी जरूरी है। उसके लिए मतलब डूब जाओ, पैशन का अर्थ है उसी पे केंद्रित हो जाओ, मतलब डूब जाओ। फिर उस दिशा में थोड़ा अपना प्रयास, एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है। फिर आइडियाज भी जरूरी है, और उन आइडियाज को मतलब कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो आम जन, जैसा कि हम प्रशासनिक तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा जो मतलब आम नागरिकों से जुड़ी सेवा है, तो इसमें आइडियाज का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है कि एक प्रशासक आम जन से संबंधित क्या क्या नए नए आइडियाज पैदा करता है, उन आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। इसके बारे में ये काफी अच्छा पोस्टर है जो काफी एक प्रेरणा देता है। तो गोपाल भाई, मैंने आपको अपने रूम से इंट्रोड्यूस कराया है। और भैया आपका नाम? मेरा नाम यशपाल सिंह राजपुरोहित। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड तो जैसे कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा है जो 12th तक, वो बालोतरा शहर है बाड़मेर ज़िले में, वहाँ पर हुई है। क्योंकि मेरे पिताजी वहीं गवर्नमेंट सर्विस करते थे, राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू में तो घर के पास ही स्कूल थी, वहाँ तक 8वीं क्लास हुई। उसके बाद 9th के लिए मैं आदर्श विद्या मंदिर माझीवाला गया। अच्छा। और 10th के लिए मैं अग्रसेन गया, और 11th में मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, बालोतरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़। 12th में मैंने MTM की। ये 4 साल मेरे लिए ऐसे रहे कि मैं स्कूलें बदलता रहा, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे बदलनी पड़ी। फिर 12th मैंने MTM से करके 12th में मैं अपने शहर का सेकंड टॉपर था। मेरे 82% थे और मैं सेकंड टॉपर था। बाद में मेरी उच्च शिक्षा के लिए मुझे जोधपुर भेजा गया, और मैं वहाँ समाज के हॉस्टल में रहा, और मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो मुझे रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर मेरा एडमिशन हो गया। और मैं ओल्ड कैंपस से बिलोंग करता था। मेरे सब्जेक्ट थे फिलॉसफी और ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। फिर 3 साल वहाँ से मेरे कंप्लीट हुए। उसके बाद मैंने, जैसा कि मेरे घर में थोड़ा टीचिंग का काफ़ी थोड़ा रहा है, मतलब शौक़ रहा है, बड़े भाई साहब टीचर हैं, तो फिर इसलिए मेरे को थोड़ा मतलब उस तरफ पुश किया कि आप भी क्यों ना बीएड कर लो। तो मैंने फिर बीएड कर लिया। ठीक है, फिर बीएड मेरा कंप्लीट हुआ। उस दरमियान मैंने रीट का एग्ज़ाम भी दिया, मेरा रीट भी हो गया। तो ठीक रहा, मतलब 2016 तक मैं टीचिंग से मैं फ्री हो गया था। लेकिन मेरे मन में कहीं एक कसक थी कि यार मेरे को प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है। क्योंकि जब मैं 2008-7 में मैं अपनी प्रारंभिक एजुकेशन पूरी कर रहा था, 8th क्लास में था मैं 2007 में। उसी दरमियान हमारे गांव के पास, या कहें हमारे क्षेत्र के, एक बलवंत सिंह जी कालेवा, जिनका सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया 35 रैंक। तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा कि यार ये मतलब एक बड़ी सेवा में सिलेक्ट हुए, क्यों ना हम भी तैयारी करें। हालांकि मैं काफ़ी लेट तैयारी शुरू की, क्योंकि इसकी कई सारी परिस्थितियाँ थी। शुरुआत मेरा रुझान थोड़ा टीचिंग की तरफ था, क्योंकि घर वालों के कारण मेरे को टीचिंग की तरफ भी तैयारी करनी पड़ी। मैंने रीट कंप्लीट की। ठीक है, फिर ऐसा करते 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 फिर मैंने MA भी किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट स्टूडेंट था, अंग्रेजी साहित्य से मैं MA हूँ। फिर मुझे लास्ट में लगा यार मुझे अब UPSC की तैयारी शुरू करनी ही पड़ेगी। फिर मैंने घर वालों से परमिशन ली, और हमारे 1-2 दोस्त थे, उनसे बातचीत की कि यार वहाँ क्या कैसे रहते हैं, कैसे रूम का क्या है, PG का क्या सिस्टम है। तो हमारे एक रिश्तेदार है पाली जिले के सोजत के, सरवण सिंह जी, तो उनके साथ मैं PG में सेट हुआ। ये बात है 2017 की अगस्त-सितंबर की बात है। मैं 4 महीने वहाँ रहा। थोड़ा PG में प्रॉब्लम्स आती है यार, खाने पीने का थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम्स रहता है, और ये बात है ना। तो फिर मैं वहाँ से, फिर मेरे एक दोस्त बन गया था पूनाराम विश्नोई, वो यहाँ फलोदी के पास का था। तो मैं उनको दोस्त बनाया, तो मैंने रूम लिया मैंने यहाँ नेहरू विहार में। तो नेहरू विहार, क्योंकि मेरी कोचिंग भी चल रही थी, दृष्टि से नज़दीक भी पड़ रहा था, और मतलब बजट भी ठीक था और नज़दीक भी थी। तो फिर मैंने वहाँ रहना शुरू किया। पूना भाई के साथ मैं लगभग 2 साल रहा। फिर मेरी कोचिंग भी कंप्लीट हो गई। उसी दरमियान कोचिंग कंप्लीट हुई, फिर मुझे लगा यार मुझे अकेला रहना चाहिए। 2 महीने अकेला रहा, फिर मुझे अकेला सूट नहीं हुआ। तो मैंने अपने पास के क्षेत्र के सुरेश जी पालीवाल, वो मेरे अच्छे मित्र, उनके साथ में रहा। फिर पता नहीं सुरेश जी का कुछ ऐसा हुआ कि मूड 2-3 महीने साथ में रहे, फिर वो मतलब उनके शायद कोई प्रॉब्लम्स हो, निजी समस्या, कुछ भी हो सकती है ज़िंदगी में, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उन्होंने कहा यार मैं तो सिंगल रूम लेकर रहूँगा। तो ठीक है, मैंने भी कहा मैं भी सिंगल ही रहूँगा। ऐसे करके हमने फिर वापस मुखर्जी नगर होते हुए नेहरू विहार आ गए।
तो आपका रीट में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, फिर आपने उसको छोड़ क्यों दिया? रीट में मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैं छोड़ इसलिए रहा कि मुझे बनना प्रशासक ही है। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं रीट में मतलब अपनी जो जिम्मेदारी पूरा करके भी मैं पढ़ाई कर पाता, इसलिए मैंने रीट को मतलब छोड़ दिया टीचर को। अच्छा, आप मतलब कि देश की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, प्रशासनिक सेवा में। अपना मतलब पूरा टाइम इसी में लगाना चाहता हूँ, क्यों ना अपने एनर्जी का सदुपयोग किया जाए। तो मैंने इसी की तैयारी शुरू की मतलब, और इसी के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मुझे जब तक मेरे में अंदर एनर्जी है और जब तक मुझे यूपीएससी अर्ह करती है, उसके लिए योग्य करती है, तब तक मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। तो आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है। अच्छा जी। तो आपने बताया एमए इंग्लिश में की थी आपने? मैंने एमए इंग्लिश में, क्योंकि मेरा शुरू से इंग्लिश मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मैं 8th में 100 नंबर आए थे मेरे। बोर्ड था हमारे ज़माने में। तो आप यूपीएससी में मतलब कौन सी मीडियम से करोगे? हिंदी मीडियम, मेरा हिंदी मीडियम चल रहा है। कोई आपने कोचिंग ज्वाइन की है क्या? मैंने कोचिंग ज्वाइन की है। मैं दृष्टि डिवीजन से मैं जीएस का विद्यार्थी रहा हूँ। ऑप्शनल भी मेरा वहीं से रहा है, ऑप्शनल इथिक्स वगैरह सारा वहीं से रहा है जी। अच्छा, तो मुखर्जी नगर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इन स्टूडेंट को जो अभी आ रहे हैं, या फिर? मुखर्जी नगर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा हब माना जाता है ऑफलाइन क्लासों के लिए, लेकिन फिर भी मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है कि आपके पास यदि ऑनलाइन, यदि आपके पास कुछ भी है संसाधन, जैसे लैपटॉप हो, आपके पास प्रिंटर हो, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात यहाँ रहने की, यहाँ टेस्ट सीरीज के लिए आओ तो ज़्यादा उपयोगी है। ये मेरा पर्सनल विचार है, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ, तो क्यों ना उसका एक कर्क्स मतलब निष्कर्ष पेश करूँ। तो ऑनलाइन आपके पास संसाधन है और आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए आओ तो बेहतर रहेगा। अच्छा, आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो? देखिए, वैसे मेरा कोई एक मशीनी टाइम टेबल नहीं है, लेकिन ये है कि मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने में विश्वास करता हूँ। और हालांकि घंटे कोई मायने नहीं रखते हैं, उतना पढ़ूँ जितना मेरा दिमाग को एक सहन करने की क्षमता हो, एक प्रभावोत्पादकता बनी रहे, एफिशिएंसी, तो उस हिसाब से पढ़ता हूँ। लेकिन मिनिमम वही 8-10 घंटे। और मेरा जो टारगेट है डेली टारगेट्स, कि भाई फलां विषय को कितना पढ़ना है, फलां टेस्ट में कितने लिखने हैं, आंसर कितने लिखने हैं, आंसर राइटिंग, और उस हिसाब से। नहीं, मॉर्निंग से लेकर आपका मैं कह रहा हूँ, मैं निशाचर हूँ, मैं रात में पढ़ने विश्वास करता हूँ, तो सुबह में जल्दी उठ नहीं पाता। ये बात है ना। आपका स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हो? स्ट्रेटजी मेरी ये रहती है कि पूरे सिलेबस को बार बार पढ़ा जाए, यही स्ट्रेटजी है। और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखा जाए, और उससे रिलेटेड आंसर्स लिखे जाए, और करंट इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि मेंस का पूरा पेपर ही करंट पे आधारित होता है। और मेन बात है, मेंस निकालने के लिए तो जितना लिखोगे उतना आप सुदृढ़ बनते जाओगे। बस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो शुरुआती दौर में मुखर्जी नगर आए थे ना, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? ये बात आपने अच्छी क्वेश्चंस के रूप में पूछी है। शुरुआत में एक तो मैं ठेठ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो इतना घर से बाहर निकलने का कभी थोड़ा तजुर्बा नहीं था, इतना मिला नहीं हमको, वो क्या बोलते हैं कि कभी मौका नहीं मिला कि यार कैसे कहाँ रहना। तो थोड़ी एक मन में झिझक थी, इसलिए मेरे श्रवण जी दोस्त मिल गए, तो बाद में तो दोस्तों का कारोबार बढ़ता गया, और एक मतलब सारी परिस्थितियाँ एक आसान हो गई मतलब रहने के लिए। लेकिन हाँ, शुरुआत में प्रॉब्लम तो होती है यार, कहाँ रहना, क्योंकि खाना बनाना आता था लेकिन फिर भी उतना एक्सपर्ट नहीं था। तो फिर धीरे धीरे खाना बनाना सीख लिया, और यहाँ की परिस्थितियों से भाई हो गया कि कौन सा रूम कहाँ कैसे मिलता है, और पार्टनर भी मिल गया मेरे को, तो बजट में खर्चा रहता था, तो मतलब काफ़ी आसानी रही। तो कुल मिला के बात यह है कि घर से बाहर निकलते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, मुखर्जी नगर में आने से आपको क्या क्या बेनिफिट हुए यहाँ? हाँ, मुखर्जी नगर में आने से मुझे बेनिफिट हुआ है, जब मैं कोचिंग लिए तो मेरा कोचिंग के जो टीचर्स थे, जैसे विकास सर वगैरह, इनका पढ़ाने का तरीका बड़ा ही अच्छा था। और इनके पढ़ाने से जो इनके जो विचार थे कि भाई एक ऑब्जर्वेशन होता है, दृष्टिकोण, तो मैं मान सकता हूँ कि 2018 के यशपाल सिंह में और आज के यशपाल सिंह में रात दिन का फर्क है। एक देखने का नजरिया मेरा पूरा डिफरेंट हो गया कि हर चीज़ को मतलब तर्क, विश्लेषण और अपनी विवेक और बुद्धि का कैसे सदुपयोग किया जाए। अच्छा, आपके कोई लैंग्वेज में फ़र्क लगा आपको यहाँ आने से? कोई इंग्लिश में बेनिफिट हुआ? लैंग्वेज का तो फर्क ये रहा कि यहाँ मोस्टली हिंदी बोलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ जो हमारे मित्र सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल, वो यूपी, बिहार और अब हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, तो भाषा का तो फर्क पड़ता ही, एक भाषा में प्रभाव आ जाता है। अच्छा, आप मतलब गांव से लेकर देश के सबसे बड़े मुखर्जी नगर फेमस आइए सब में आए हो, तो आपको कैसी फीलिंग लग रही है अभी? फीलिंग तो शुरू में आए तब लगती थी, अब तो क्या है, वो डेली रूटीन हो गया है कि यार तैयारी कर रहे हैं और निकलना है, बिल्कुल एक एनर्जी के साथ निकलना है, और किसी भी हालत में इस परीक्षा के माध्यम से देश सेवा के लिए अपने खुद को तैयार करना है। बस यही है, एक प्रोसेस चल रहा है मतलब। अच्छा, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर पाते? जैसे बस मोटिवेट करने के लिए मैं यही है कि मैं खुद को फोकस्ड करता हूँ। और अब देखो, मैंने आपको अपने रूम के बारे में परिचित कराया, देखो मेरे फोकस्ड के बहुत सारे साधन है, ओम, भारत का संविधान, बड़े बड़े महापुरुष, इनकी जो कोटेशन है, इनके माध्यम से कर लेता खुद को। अच्छा, आपका मंथली बजट कितना है? मेरा मंथली बजट देखो यार, 12,000 तो लग जाते हैं किसी भी हालत में, लेकिन हाँ, घर से 15,000 तक मंगाने पड़ते हैं, अभी घर पे ही आश्रित है मतलब। हाँ, अच्छा,
तो अंत में आपका क्या सजेशन रहेगा जो अभी दिल्ली आ रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान? मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि आपके पास यदि लैपटॉप या कोई भी एक आईटी का कुछ संसाधन हो, सूचना प्रौद्योगिकी में लैपटॉप तो हर किसी के पास मिल ही जाता है, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से शुरुआत करो। एनसीईआरटी पढ़ो, करंट के रिवीजन को फॉलो करो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। आपका पेपर और आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर और सिलेबस, यही सबसे बड़ा है, कोचिंग है, इससे बड़ा कोई नहीं है। और बाकी आपके ऑनलाइन यूट्यूब पे खूब सारे मोटिवेशनल मिल जाएंगे। और मेन बात है, खुद को मरे बिना मोक्ष मिलता नहीं है, मोक्ष के लिए खुद को मरना पड़ता है। तो मेन बात ये है कि ऑनलाइन से पढ़ाई से तैयारी हो सकती है। और लास्ट में होती है आपकी जो टेस्ट सीरीज, उसके लिए आप आ सकते हो, तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन माध्यम से भी ये टेस्ट सीरीज की सुविधा है, बस आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे मैनेज करते हो।